हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदी एडिटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 7 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। जैसा कि फ्रेंड आप सभी को पता है संडे है और संडे को द हिंदू में कोई भी एडिटोरियल नहीं आता है। तो आज का जो शेड्यूल है वो हम थोड़ा सा लाइट रखेंगे। आज थोड़ा कम डिस्कशन करेंगे क्योंकि आज संडे भी है और बहुत सारे लोग लेक्चर नहीं सुनते। बहुत सारे लोगों को काम रहता है, कहीं आना जाना रहता है। एक दिन तो छुट्टी मिलती है, उस दिन भी लेक्चर आ जाता है। तो बहुत सारे लोग तो इसी से परेशान होंगे कि संडे को भी बंद नहीं होता है। तो आज का शेड्यूल हम थोड़ा सा लाइट रखेंगे, थोड़ा सा कम पढ़ाई करेंगे, पर करेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, आपने एक स्टेटमेंट सुनी है कि टॉप करना बड़ी बात नहीं है, टॉप पर बने रहना बड़ी बात है। मतलब एक बार तो कोई भी टॉप कर जाए, बहुत सारी मेहनत करके दिन रात एक करके एक बार टॉप कर गया, लेकिन जब आप टॉप पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो उसको बरकरार रख पाते कि नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं ये स्टेटमेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक कंट्री है, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। ये लगातार 13वें साल, मतलब 13 साल कुछ होता है यार, लगातार 13वें साल वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहले स्थान पर आई है। यानी कि इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2023 के बारे में। तो इससे पहला स्थान किसका? स्विट्जरलैंड का। इस तरीके से दूसरा स्वीडन, तीसरा यूएसए, चौथा यूनाइटेड किंगडम, पांचवा सिंगापुर का। भारत की रैंक कितनी? तो 40वें। पिछले साल भी हमारी 40वीं रैंक ही थी। अंतिम स्थान इसमें किसका है? तो अंगोला का 132वां स्थान। यानी टोटल 132 कंट्रीज में शामिल है, जिसपे ये 132वीं रैंक पर कौन है? तो ये अंगोला है। और भारत की रैंक 40वीं है। तो ये कम से कम ये पहला और ये भारत के और अंतिम वाला याद रखेंगे। अगर हम बात करें वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक देशों की क्षमता और नवाचार में सफलता के आधार पर तैयार किया जाने वाला एक वार्षिक सूचकांक है। बड़ी संख्या में देश GII का उपयोग अपने नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन और सुधार करने के लिए करते हैं तथा GII को आर्थिक योजनाओं एवं या नीतियों के संदर्भ में उपयोग करते हैं। सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में नवाचार को मापने के लिए GII को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए नवाचार पर 2019 के संकल्प में एक आधिकारिक बेंचमार्क के रूप में मान्यता दी गई है। इसके संकेतक कौन कौन से हैं? तो सूचकांक की गणना के मानकों में संस्थान, मानव पूंजी और अनुसंधान, आधारभूत ढांचे, बाजार संरचना, व्यापार संरचना, ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आउटपुट शामिल है। इसके संकेतक है जिसके बेस पर यह रैंकिंग तय की जाती है। दो नवीन नवाचारों का प्रभाव इसमें डाला गया है। तो बात की जा रही GII 2022 दो नवीन नवाचार सकारात्मक प्रभावों को भी रेखांकित करता है। हालांकि यह इस बात पर जोर देता है कि इस तरह के प्रभावों को महसूस होने में कुछ समय लगेगा। जैसे बात की सुपर कंप्यूटिंग की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और ऑटोमेशन पर निर्मित डिजिटल युग नवाचार, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो वैज्ञानिक अनुसंधान के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त उत्पादकता प्रभाव बनाना, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, नई सामग्री और अन्य प्रौद्योगिकी सफलताओं पर निर्मित एक गहन विज्ञान नवाचार, स्वास्थ्य, भोजन, पर्यावरण और गतिशीलता में क्रांतिकारी नवाचार समाज के लिए महत्वपूर्ण 4 क्षेत्र हैं ये। अगर हम बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी करने वाले संस्थान कौन से, तो उसका नाम है WIPA, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ये इसी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो WIPA बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए वैश्विक मंच है। यह 193 सदस्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र की एक स्वयं वित्त पोषित एजेंसी है। इसका उद्देश्य संतुलित और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय IP प्रणाली को विकास का नेतृत्व करना है। अच्छा, IP क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, पहले इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई चीज है, अब उसका इनोवेशन आपने किया, मतलब वो चीज आपके दिमाग की उपज है। अब आपने तो किसी को जाके बता दिया कि भाई मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे चल रहा है, हम इसको लेके ऐसे कर लेंगे और ये चीज ऐसे हो जाएगी। अब उसने क्या किया, जाके अपने नाम से पेटेंट करवा लिया। जब पेटेंट करा लिया तो ये हो जाएगा कि वो आइडिया आपका नहीं था, जिसने पेटेंट करवाया उसका था, तो ये चोरी ना हो सके। जैसे आपने कोई पुस्तक लिखी, अब उस पुस्तक को मार्केट में डुप्लीकेट करके बेचना जाए। मान लीजिए एक पुस्तक है, उसका दाम आपने 500 रुपये रखा है, अब कोई जाए मार्केट्स में खरीद के लाए, उसके बाद फिर उसका फोटो कॉपी करके जेरोक्स करके उसको बेचना शुरू कर दे। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए, आपके आइडिया को चुराया ना जा सके, आपकी मेहनत खराब ना हो, जिसकी मेहनत है उसी को उसका फल मिले, इस चीज को देखने के लिए IP क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि आपके दिमाग की उपज है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। जो सभी लाभ के लिए नवाचार एवं रचनात्मकता को सक्षम बनाता है। इसका जनादेश, शासन निकाय और प्रक्रियाएं WIPO कन्वेंशन में निर्धारित की गई हैं, जिसने वर्ष 1967 में WIPO की स्थापना की थी। यानी WIPO की स्थापना कभी? तो 1967 में, 1967 में। अगर हम बात करें नवाचार या इनोवेशन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की कौन कौन सी पहल है, तो डिजिटल इंडिया। भारत सरकार ने वर्ष 2015 में डिजिटल इंडिया यात्रा शुरू की और अगले कुछ वर्षों में $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया है।
डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें जीआईएस प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पूंजीगत संपत्तियों की मैपिंग और एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई के माध्यम से भुगतान में क्रांतिकारी बदलाव शामिल है। यहाँ पे जीआईएस का पूरा नाम है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। बात की जा रही है वास्तव में वर्ष 2021 में वैश्विक वास्तविक समय डिजिटल लेन देन का 40% भारत में हुआ। वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम। रियल टाइम का क्या मतलब है कि तुरंत का तुरंत, यानी जैसे मान लीजिए किसी ने पैसा भेजा और तुरंत रिसीव हो जाए तो इसी को रियल टाइम कहा जाता है। अगला स्टेप है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नवाचार को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेश की गई, जिसने उष्मायन एवं प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों की स्थापना करके जानकारी को बढ़ावा दिया। उसके अलावा है अटल टिंकरिंग लैब। 9000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स युवाओं को समाज की समस्याओं के समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आईपीआर में संरचनात्मक सुधार। भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संरचनात्मक सुधार किए हैं, जिसमें आईपी कार्यालयों का आधुनिकीकरण, कानूनी अनुपालन को कम करना और स्टार्टअप, महिला उद्यमियों, छोटे उद्योगों एवं अन्य के लिए आईपी फाइलिंग की सुविधा शामिल है। पेटेंट की घरेलू फाइलिंग में पिछले 5 वर्षों में 46% की वृद्धि दर्ज की गई है। उसके अलावा ये कुछ शॉर्ट न्यूज है जो प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी प्री की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है वीओसी पोर्ट के माध्यम से ग्रीन अमोनिया का आयात किया गया पहली बार। हाल में तमिलनाडु में वीओ चिदम्बरम बंदरगाह ने अपने गो ग्रीन पहल के हिस्से के रूप में पहली बार ग्रीन अमोनिया का आयात किया। जब कोई चीज पहली बार होती है तो जाहिर सी बात है कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात की जा रही पारंपरिक ग्रे अमोनिया के उपयोग से हटकर परीक्षण के आधार पर ग्रीन सोडा ऐश का उत्पादन करने के लिए ग्रीन अमोनिया का उपयोग किया जाएगा। यह बंदरगाह पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन पोर्ट पहल में अग्रणी रहा है। हरित अमोनिया उत्पादन वह है जहां अमोनिया बनाने की प्रक्रिया 100% नवीकरणीय और कार्बन मुक्त होती है। यानी अगर अमोनिया बनाना भी है तो इसमें या तो नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाए या फिर यहाँ पे कार्बन मुक्त होनी चाहिए पूरी तरीके से, इसमें से कार्बन उत्पन्न ना हो, यानी कि नगण्य हो कार्बन, या फिर बहुत ही निम्न कोटि का हो जो पता ही ना चले कि यहाँ कार्बन का उत्सर्जन हुआ कि नहीं, तो इसी को ग्रीन अमोनिया की कैटेगरी में रखा जाता है। ग्रीन अमोनिया का उत्पादन जल के इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन और वायु से अलग नाइट्रोजन का उपयोग करके किया जाता है। फिर इन्हें हैबर प्रक्रिया, जिसे हैबर वाश भी कहा जाता है, में डाला जाता है, जो सभी टिकाऊ विद्युत द्वारा संचालित होती है। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, जिसे पहले तूतीकोरन पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता था, भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। यह तमिलनाडु के थुथुकुड़ी में स्थित है। इस बंदरगाह को वर्ष 1974 में एक प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। देखिए भैया, अगर कोई वहां से सुन रहा है, अगर ये नाम सही से नहीं निकला तो उसके लिए माफ करिएगा, थोड़ा सा नाम लेने में दिक्कत होती है। ये तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह और भारत का चौथा सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है। बंदरगाह बर्थिंग, नेविगेशन, भंडारण और बंदरगाह सुरक्षा जैसी विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है। तो ये भारत का पहला बंदरगाह बन गया जो ग्रीन अमोनिया का आयात करने वाला है। अगला टॉपिक है सरना कोड के बारे में। तो हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आदिवासियों के लिए सरना धार्मिक कोड को मान्यता देने का अनुरोध किया है। सरना कोड की उपेक्षा को लेकर चिंता जताई गई है, जो संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी विकास नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अब आप लोग आज ही जाके देखेंगे 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया और 6वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। सरना धर्म, जिनका पालन झारखंड में एक महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी करती है, अद्वितीय है, प्रकृति पूजा पर आधारित है और मुख्य धारा के धर्मों से अलग है। प्रकृति की पूजा करने वाले आदिवासियों के सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की रक्षा करने की जरूरत है। 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची वाले राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और एसटी के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए प्रावधान करती है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित है। देखिए, अब आपसे ये चीज पूछा ना पूछे, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सरना नाम की जनजाति, सरना नाम का धर्म कहाँ पे पाया जाता है, या फिर मैच कराने के लिए दे दिया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है झारखंड में। अगला टॉपिक है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में। एक्चुअली अभी क्या हुआ, जो निपाह वायरस आया है ना, उसी से बचने के लिए इसका प्रयोग किया गया, तो इस वजह से चर्चा में आ गया। बात की हाल के दिनों में केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस के प्रकोप के दौरान भारत में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग करने पर विचार किया गया। उच्च मृत्यु दर वाला तथा कोविड-19 से कहीं अधिक गंभीर निपाह वायरस के लिए प्रभावी उपचार की अनुपस्थिति के कारण इसे विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। एंटीबॉडी वायरल आवरण के एक हिस्से से जुड़ जाता है और निपाह वायरस को निष्क्रिय कर देता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग हैंड्रा वायरस के खिलाफ भी किया गया है, जो उसी परिवार से संबंधित वायरस है जिस परिवार से निपाह वायरस है। एंटीबॉडीज प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा स्वाभाविक रूप से उत्पादित प्रोटीन होते हैं जो एक विशिष्ट विदेशी वस्तु एंटीजन को लक्षित करते हैं। जब वो एकल मूल कोशिका से प्राप्त क्लोन द्वारा निर्मित होते हैं तो उन्हें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहा जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मानव निर्मित प्रोटीन है जो प्रतिरक्षा प्रणाली में मानव एंटीबॉडी की तरह कार्य करते हैं। वे एक श्वेत रक्त कोशिका की क्लोनिंग करके बनाए जाते हैं।
अगला टॉपिक है FSSAI द्वारा खाद्य भंडारण हेतु समाचार पत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध। आप देखेंगे कई बार क्या होता है कि खाने पीने वाली चीजों को ये जो न्यूज़पेपर इसी में लपेट के दे दिया जाता है, तो उसी के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है FSSAI द्वारा। पहले तो जानते हैं इसका पूरा नाम क्या है, तो फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग विनियम 2018 को अधिसूचित किया, जो भोजन के भंडारण तथा उनकी पैकेजिंग के लिए समाचार पत्रों या इसी तरह की सामग्री के उपयोग पर सख्ती से प्रतिबंध लगाता है। समाचार पत्रों में उपयोग की जाने वाली स्याही में ज्ञात नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों के साथ विभिन्न जैव सक्रिय सामग्रियां होती हैं जो भोजन को दूषित कर सकती हैं और निकलने पर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती हैं। इसी वजह से इसने बैन लगा दिया। इसके अतिरिक्त मुद्रण स्याही में सीसा और भारी धातु सहित रसायन शामिल होते हैं। ये देखिए बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि सीसा और जो भारी धातु होते हैं ना, ये जल्दी गलती नहीं है, बॉडी में पड़े रहते हैं और फिर बॉडी पर बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, तो इस वजह से इसने बैन लगाया। रसायन शामिल हो सकते हैं जो भोजन में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे समय के साथ गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकते हैं। FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। तो इसकी स्थापना कब की थी? देखिए 2006 का अधिनियम है, तो जाहिर सी बात है कि वैधानिक निकाय हो जाएगा, क्योंकि जिस भी अधिनियम के द्वारा किसी भी संगठन की स्थापना होती है, किसी भी निकाय की स्थापना होती है, तो उसको वैधानिक निकाय कहा जाता है। उसके अलावा एक और टॉपिक है सिक्योरिटी बॉन्ड के बारे में, प्रतिभूति बॉन्ड के बारे में। अच्छा, आप में से कोई है जो सिक्योरिटी बॉन्ड में निवेश करता हो, जो ये क्या कहता है इसको, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में निवेश करता हो? कोई है? यहाँ पे बात करें सिक्योरिटी बॉन्ड या प्रतिभूति बॉन्ड के बारे में, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। बात करें हाल ही में कुछ प्रमुख सामान्य बीमा कंपनियों जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस, SBI जनरल इंश्योरेंस आदि ने प्रतिभूति बॉन्ड जारी करने की अपनी योजना की घोषणा की है, लेकिन सहायक तत्वों की कमी के कारण कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं है। यानी ये लोग घोषणा तो कर दे कि हमको जारी करना है, पर जारी कर भी नहीं पा रहे हैं। वित्त मंत्रालय तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय बीमा उद्योग को प्रतिभूति बॉन्ड उत्पाद लॉन्च करने के लिए प्रेरित करने हेतु भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI पर दबाव डाल रहे हैं। अगर हम बात करें प्रतिभूति बॉन्ड होते क्या हैं, तो एक प्रतिभूति बॉन्ड को उसके सरलतम रूप में किसी अधिनियम के अनुपालन, भुगतान या प्रदर्शन की गारंटी के लिए एक लिखित समझौते के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसको ऐसा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए प्रतिभूति बॉन्ड क्या होता है, हमारी जैसे एक कागज रहेगा, इस पे ये लिखा रहेगा कि इतने रुपए का है, ये गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया, मतलब किसी कंपनी के द्वारा जारी किया, मतलब इस पे सारी डिटेल्स लिखी रहेगी कि किसके द्वारा जारी किया जा रहा है, कितने रुपए का है, और जब बेचेंगे तब कितना मिलेगा, ब्याज मुक्त है या ब्याज के साथ है, ये सारी चीजें इसमें लिखी रहती है डिटेल्स में। तो एक तरीके का ये बॉन्ड होता है, कागज होता है, एग्रीमेंट होता है, समझ लीजिए। यह त्रिपक्षीय समझौते वाला एक विशेष बीमा है। प्रतिभूति समझौते में 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? तो प्रधान पक्ष, वह पक्ष जो बॉन्ड खरीदता है तथा वादे के अनुसार कार्य करने का दायित्व लेता है। जो खरीदता है वो कौन हो जाएगा? तो प्रधान पक्ष। दूसरा प्रतिभू पक्ष, ये कौन होता है? तो बीमा कंपनी अथवा प्रतिभूति कंपनी, जो यह सुनिश्चित करती है कि प्रधान अपने दायित्व को पूरा करेगा। यदि प्रधान वादे के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है तो प्रतिभू अनुबंध के अनुसार होने वाले नुकसान के लिए उत्तरदायी है। बाध्यताकारी, वह पक्ष जिसे प्रतिभूति बॉन्ड की आवश्यकता होती है तथा अमूमन उसे लाभ मिलता है। अधिकांश प्रतिभूति बॉन्ड में बाध्यताकारी एक स्थानीय, राज्य अथवा संघीय सरकारी संगठन होता है। बीमा कंपनी द्वारा ठेकेदार की ओर से परियोजना प्रदान करने वाली इकाई को प्रतिभूति बॉन्ड प्रदान किया जाता है। इसे ठेकेदारों को केवल बैंक प्रतिभूतियों पर निर्भर हुए बिना अपनी परियोजनाओं के वित्तीय समापन में सहायता मिलेगी। इसका उद्देश्य क्या रहता है? तो प्रतिभूति बॉन्ड का प्राथमिक उद्देश्य आपूर्तिकर्ताओं और काम के ठेकेदारों के लिए अप्रत्यक्ष लागत को कम करते हुए विकल्प प्रदान करना तथा बैंक गारंटी के प्रतिस्थापन के रूप में कार्य करना है। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कोई कंपनी है, अब ये प्रतिभूति क्यों जारी करेगी? इसको पैसा चाहिए होगा, और यहाँ पे जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, तो उनको लाभ कमाना, तो हम लोग ये खरीदते हैं बॉन्ड और इस तरीके से इनको पैसा मिल जाता है। जब इनको प्रॉफिट होता है तो हम उसका प्रॉफिट कुछ हमें भी मिल जाता है जब हम बॉन्ड बेचते हैं। तो बस यही प्रोसेस है। इसका लाभ क्या होगा? तो प्रतिभूति बॉन्ड लाभार्थी को उन कार्यों या घटनाओं से बचाते हैं जो मूलधन के अंतर्निहित देनदारियों को खतरे में डालते हैं। वे निर्माण कार्य अथवा सेवा अनुबंधों से लेकर लाइसेंसिंग और वाणिज्यिक उपक्रमों तक विभिन्न प्रकार के जिम्मेदारियों के प्रदर्शन की गारंटी प्रदान करते हैं। उसके अलावा बात करें प्रतिभूति बॉन्ड की अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को गति प्रदान करने में क्या भूमिका है। यह बॉन्ड प्रतिभूति अनुबंधों के लिए दिशा निर्देश स्थापित करने के निर्णय, बुनियादी ढांचा क्षेत्र की तरलता और वित्त पोषण आवश्यकताओं का समाधान करने में सहायता करेगा। यह बड़े, मध्यम और छोटे ठेकेदारों के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। प्रतिभूति बीमा व्यवसाय निर्माण परियोजनाओं के लिए बैंक गारंटी का विकल्प प्रदान करने में सहायता करेगा। इससे कार्यशील पूंजी का कुशल उपयोग संभव हो सकेगा और निर्माण कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली संपार्श्विक संपत्ति की आवश्यकता कम हो जाएगी। जोखिम संबंधी जानकारी साझा करने हेतु बीमाकर्ता वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करेंगे, इसलिए जोखिम पहलुओं पर समझौता किए बिना
बुनियादी अवसंरचना के क्षेत्र में तरलता लाने में सहायता करेगा। उसके अलावा बात करें प्रतिभूति बॉन्ड से संबंधित मुद्दे क्या हैं, इससे संबंधित चुनौतियां क्या हैं। तो एक नई अवधारणा के रूप में प्रतिभूति बॉन्ड काफी जोखिम भरा होता है और भारत में बीमा कंपनियों को अभी तक ऐसे व्यवसाय में जोखिम मूल्यांकन में विशेषता हासिल नहीं हुई है। इसके अलावा मूल्य निर्धारण, डिफॉल्टिंग ठेकेदारों के विरुद्ध उपलब्ध सहायता और पुनर्बीमा विकल्पों पर कोई अस्पष्टता नहीं है। ये काफी महत्वपूर्ण विषय है और प्रतिभूति से संबंधित विशेषज्ञता एवं क्षमताओं के निर्माण में बाधा डाल सकते हैं तथा अंततः बीमाकर्ताओं को इस व्यवसाय में प्रवेश करने से रोक सकते हैं। प्रतिभूति बॉन्ड को व्यापक पुनर्बीमा समर्थन की आवश्यकता होती है और कोई भी प्राथमिक बीमाकर्ता उचित पुनर्बीमा बैकअप के बिना कोई पॉलिसी जारी नहीं कर सकता है। भारत में प्रतिभूति बॉन्ड जारीकर्ता को त्रिपक्षीय अनुबंधों को कानूनी रूप से लागू करने की स्थिति में होना चाहिए जो अनुपालन, भुगतान या प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम और दिवाला एवं दिवालियापन संहिता अभी तक वित्तीय ऋणदाताओं के समान बीमाकर्ताओं के अधिकारों को मान्यता नहीं देती है तथा इस प्रकार बीमा कंपनियों के पास किसी भी डिफॉल्ट के मामले में बैंकों की तरह वसूली का सहारा भी नहीं है। आप लोग को इससे का क्वेश्चन कल ही दे दिया गया था, अब उसको आप लोग चाहे कल लिखे होंगे चाहे आज लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर, चाहे 1 लाइन चाहे 10 लाइन, चाहे 1 वर्ड चाहे 10 वर्ड, चाहे 1 पेज चाहे 10 पेज पर लिखना जरूर है क्योंकि उसका और कोई ऑप्शन नहीं है। लिखेंगे तभी वो सही होगा। जब आप 10 20 50 इससे ऐसा प्रैक्टिस कर लेंगे जो एकदम अमूर्त तरीके का है कि कुछ भी नहीं पता है, तो जब इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो फिर वो सही हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आपकी आदत डेवलप हो जाएगी कि कोई भी ऐसे आएगा आप उसको लिख सकेंगे। ये पूरा वीक इतना बिजी गया, इतना बिजी गया कि मतलब 3-4 दिन तो मेरी नींद नहीं पूरी हुई यार इस पूरे वीक में। कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे सोने को मिल रहा है, कभी वो भी नहीं मिल रहा है, कुछ समझ ही नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा बिजी गया पूरा वीक, पूरा दिमाग खराब हो गया यार। आज भी नींद नहीं पूरी है अभी। मतलब देखो क्या होता है, लेक्चर टाइम पे आता है कि लेक्चर भी लेट हो जाएगा क्योंकि एक तो नेटवर्क इशू हो गया, पता नहीं हमारे यहाँ पे क्यों 2 दिन से नेटवर्क सही से नहीं चल रहा है। ऊपर से नींद भी नहीं पूरी हो पा रही है और ये फिर आज संडे था तो मुझे लगा थोड़ा सा डिले हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, बच्चे थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेंगे अपना। खैर मेरी कोशिश यही है कि टाइम से आ जाए लेक्चर। उसके अलावा देखिए यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो, जो भी होगा फिर कल से ठीक से टाइम से भी आ जाएगी वीडियो और फिर अच्छे से डिस्कस भी करेंगे कल से। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए।